everyone. I am Dr. Harshita Surange, founder of Family First, which is India's first of its kind virtual multi-specialty healthcare system. Family First is created to bridge the gap between the patients and healthcare professionals in their respective geographical areas. We aim to increase the life expectancy of our members at bare minimum cost without much alteration in their lifestyles. In our effort to achieve the same, we shall be bringing in a specialist of various fields to talk on common ailments and how to handle them. Our idea of this webinar is to make the general public aware about common myths and facts on health. Last week, we spoke on myths and facts associated with immunity boosters. Today, we are going to talk on another burning topic, urinary infection. Unlike immunity, which people love to discuss, there are not many willing to talk on this topic. In an effort to spread awareness to promote preventive healthcare, we thought of discussing the myths and facts and taboos associated with urinary infections. इस बार हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर याशिका गुतेसर, who is a senior gynecologist with 15 years plus experience and is also the founding member of Family First. On our panel, we have Dr. Chanchal, who is a senior Ayurvedic consultant, who could be telling us the role of Ayurveda in preventing urinary infection. She has 16 years of experience, and she is also a founding member of Family First. Apart from that, we have got a guest speaker today, Dr. Shafiq Ahmed, who is a senior urologist and has been specially invited to give his expert opinion to clear our myths and facts related to UTI. So, welcome to the panel, Dr. Shafiq, Dr. Yashika, and Dr. Chanchal. I would like to begin it with Dr. Shafiq. Dr. Shafiq, what is UTI? Yeah, first of all, thank you, Family First, for inviting me for this webinar. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे बोलते हैं कि कोई भी अगर बैक्टीरिया यूरिन ट्रैक्ट में चला जाता है तो जो भी रिस्पांस हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट का या यूरोथेलियम का होता है और उसी को हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन अगर हम लोग लेबोरेटरी में देखें तो यूरिन के एनालिसिस में हमें बैक्टीरिया या फिर पस सेल्स मिलेंगे, लेकिन अगर मरीज सिम्प्टोमेटिक होता है तो डेफिनेटली उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बोलते हैं। और इसमें जैसे बर्निंग ऑफ यूरिन यानी कि पेशाब करते हुए जलन का महसूस होना, बार बार यूरिन जाना, या फिर अर्जेंसी यानी कि बहुत जल्दी से यूरिन आना, और इसको एसोसिएटेड विद अगर आपका लोअर एब्डोमिनल पेन हो तो डेफिनेटली हमें एक डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बना के चलना चाहिए। और अगर इसके साथ में अगर हम जेंडर की बात करें तो यूरिन इन्फेक्शन जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन पाया जाता है कंपेयर टू मेल्स के साथ में। जी अच्छा डॉक्टर शफीक, एक ये बताइए कि जब डिसयूरिया मतलब जब इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन, मतलब एकदम से बहुत तेज से यूरिन आती है और रोक नहीं पाते हैं, क्या ये भी यूटीआई या यूरिनरी इन्फेक्शन का कॉज है? जी बिल्कुल, हम लोग जैसे एक लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम बोलते हैं तो हम क्लासीफाई करते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स जो कि यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं, और इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन यानी कि ज़्यादा समय तक अपने आप को रोक ना पाना, या फिर अगर आप कहीं पे बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या शॉपिंग में हैं तो इमीडिएटली बाथरूम की तरफ दौड़ के जाना विदाउट पोस्टपोनिंग योर मिक्चुरेशन, तो डेफिनेटली एक साइन हो सकता है जो कि यूरिन इन्फेक्शन का एक लक्षण हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर शफीक। डॉक्टर याशिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हाउ इज यूरिनरी इन्फेक्शन रिलेटेड टू द एज एंड सेक्स? Urinary infection is very much related to age and sex, especially with the extremes of age. Very young girls जो बहुत छोटी होती हैं या जो मेनोपॉजल एज ग्रुप है 40 ईयर्स से ऊपर, जिनके महीने बंद हो रहे हैं, दोनों ही एज ग्रुप में ये बहुत कॉमन है। और जब हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, वो वाला एज ग्रुप जब न्यूली मैरिड हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी में घुसे हैं एज अ यंग एज लाइक 20 to 30 के बीच में भी जब भी आप फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर करते हो तो वो, पर अदरवाइज यूजुअली हमारा जो आपका ये लगा लो 10 इयर्स के आसपास की जो एज ग्रुप होती है ±2-3 इयर्स एंड 40 to 50 के बीच वाली जो एज ग्रुप होती है, इन दोनों में बहुत कॉमन होता है। दोनों ही कंडीशन में साइंटिफिकली देखा जाए तो आपकी जो लेडी की एक जो वेजाइनल फ्लोरा होती है उसमें चेंजेस होते हैं।
वो एक ये वेजाइनल फ्लोरा क्या होता है डॉक्टर याशिका? जो वेजाइनल फ्लोरा, हमारे जो वेजाइना होती है उसके अंदर एक लेयर होता है जिसको हम लोग म्यूकोजा कहते हैं। उसपे जो सेल्स होते हैं उनपे कुछ बैक्टीरिया और फंगाई नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा वो होता है हमारे अंदर, दो तरह फ्लोरा होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड। तो गुड हमेशा हमें प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से, और बैड बैक्टीरिया तब ज्यादा हो जाए तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। एंड फीमेल्स में यूजुअली देखा गया है कि वेजाइनल इन्फेक्शन के साथ यूरिनरी इन्फेक्शन भी बहुत एसोसिएटेड है, जैसे सेक्स रिलेटेड हो। यूजुअली एक चीज होती है हनीमून सिस्टाइटिस, जो हनीमून के बाद पहली बार होता है, यूजुअली 1 मंथ के अंदर होता है। शादी के बाद, फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर के बाद बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास यूटीआई लेकर आते हैं। एंड यंग गर्ल्स में क्या होता है, चेंजेस जो हम बात कर रहे थे कि फ्लोरा चेंज होता है। तो जब उनकी फ्लोरा चेंज होती है, जब उनके नए तरह के गुड बैक्टीरिया ज्यादा बन रहे होते हैं, उनका म्यूकोजा लेयर चेंज हो रही होती है, उस टाइम पे उनको इचिंग, अजीब तरह का डिस्चार्ज, कुछ इस तरह की इरिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे ही मीनोपॉज में क्या होता है कि जो आपकी म्यूकोजल लेयर है वो थिन हो जाती है, थिन होने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। आई थिंक हम लोग उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो जो टॉडलर्स होते हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, जैसे स्कूल, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां इस तरीके की आती हैं कि 7-8 साल की लड़कियां हैं और उनको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। इसका क्या कारण होता है और उसको कैसे बचाया जा सकता है? बहुत सारे हमारे देश में अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर हर्षिता। बहुत हमारे देश में ना बहुत सारे मिथ्स हैं। एक तो जो हमारी मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, वो हमें बहुत सारी गलत चीजें भी जो उन्होंने सीखी है वो बताती हैं। एक तो एक्स्ट्रा वॉशिंग, हर बार जाना, बार बार धोना, सैवलॉन से धोना, डेटॉल से धोना, ये सब चीजें भी यूरिनरी इन्फेक्शन का कॉज होती हैं, क्योंकि उससे हम अपने गुड फ्लोरा को हटा देते हैं। तो ये एक मिथ है। फिर जो है पैंटी कोई नहीं चेंज करता है बार बार, फिर सिंथेटिक पैंटीज या टाइट क्लोथ्स पहनना। लड़कियां यूजुअली जो छोटी होती हैं वो बार बार अपने जेनिटल एरिया को डर्टी हैंड से छूती हैं, मोशन करने के बाद मोशन वाले स्पॉइल्ड हैंड से यूरिनरी एरिया को छूती हैं। तो इसको हमें कुछ चीजों को, उन्हें एक जेनिटल हाइजीन एक्सप्लेन करना राइट तरह से थ्रू अ डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स द मदर हरसेल्फ इज नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग। तो वो एक बहुत कॉमन एरिया। और दूसरी बात जो मैंने फ्रिक्वेंटली देखी है, मेरे ज्यादातर यंग लड़कियां जो आती हैं उनको सबको वर्म्स होते हैं। हम लोग सबको पता है पिन वर्म्स होते हैं जो बहुत कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। तो ये लड़कियां बार बार इचिंग करती हैं, जो पॉटी की जगह से रात को निकलते हैं, और वो इच कॉज करती हैं और पेशेंट इचिंग करती है और उससे उनको बार बार यूरिन, ऐसा लगता है यूरिनरी इन्फेक्शन है, पर वो यूरिनरी ना होके यूजुअली कितनी बार कुछ और कारण भी होते हैं। तो वो सारा एक्सप्लोर करके उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करके ट्रीट करना पड़ता है। So you mean to say कि जो छोटी लड़कियां होती हैं, यंग गर्ल्स, टॉडलर्स, 10 साल से नीचे की जो लड़कियां होती हैं, उसमें इट इज मेनली बिकॉज कि उनका चेंज होता है म्यूकोसा और फ्लोरा चेंज होता है, जिसकी वजह से होता है, एंड बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक हैबिट्स. This is the take home message. And the other take home message which you said is we should not wash very frequently, and we should not be using Savlon or Dettol to wash our private areas. Any lactic acid wash once in a day or very mild. Ideally soaps should not be used, but some soaps are very mild which are not, pH इनका सबसे नॉर्मल है, वो आप यूज कर सकते हैं, लाइक पियर्स एंड। हमको मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं चलता है किसका पीएच नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, इसलिए हम एक बेसलाइन मान के चलते हैं कि साबुन नहीं यूज करना है, साबुन नहीं यूज करना है। ठीक, साबुन इन द जेनिटल एरियाज इज टोटली बिग नो। अगर आपको डाउट है तो आप प्लेन वाटर यूज करें, सबसे बेस्ट है, कुछ और यूज ना करें। अच्छा डॉक्टर चंचल, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि हमको ठंडे पानी से धोना चाहिए या गर्म पानी से धोना चाहिए, समथिंग लाइक दिस? नहीं, ऐसा आयुर्वेदा में ऐसा नहीं बोला गया है, और नॉर्मली भी ऐसा नहीं है। ठंडा पानी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, तो नॉर्मल जो भी टैप वाटर है हम उससे वॉश कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर याशिका, कमिंग बैक टू यू, प्रेगनेंसी में भी जैसे डॉक्टर शफीक ने बताया और आपने भी बताया कि यूटीआई बहुत कॉमन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में भी जब यूटीआई होता है तो उसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, और अगर हो गया है तो उसको ट्रीट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन। या प्रिवेंशन में देखिए, यूरिन वही भी ऑल नो, हमें यूरिन होल्ड नहीं करना है, फ्रीक्वेंटली पास करना है, जेनिटल हाइजीन मेंटेन करना है, और यूरिनरी इन्फेक्शन सिम्टम्स जब आपको आने लग जाते हैं फ्रीक्वेंसी या कुछ, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए कि मैडम मुझे ये हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको एक्यूट यूटीआई हो जाए, फीवर हो जाए और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाए, किडनी तक पहुंच जाए, आप तब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। टाइम पे आप उसको पानी ज्यादा पीजिए, ज्यादा देर होल्ड मत कीजिए। अब इस पे भी हम मिथ पे आ जाते हैं।
हमारे देश में औरतें पानी कम पीती हैं और पेशाब होल्ड करती हैं, पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जबकि उनको ये समझना चाहिए, उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, बार बार यूरिन अपना टाइम पे करना चाहिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट आई थिंक वी आर लिविंग इन अ वेरी गुड एरा, जहाँ पे एटलीस्ट इन दिल्ली तो बहुत सारे टॉयलेट्स हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारा पानी पीजिए, बार बार यूरिन डॉक्टर कीजिए। याशिका, सॉरी टू इंटरप्ट यू, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम बोलते हैं कि हमको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, तो ये बहुत सारा पानी क्या होता है? बहुत ये सारा डॉक्टर मतलब, शफीक, हाँ डॉक्टर चलो शफीक से डॉक्टर पूछना शफीक चाहूंगी। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें क्वांटिफिकेशन हम तभी कर सकते हैं कि हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। लाइक सपोज अगर हम लोग हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा इनसेंसिबल लॉसेस जो होते हैं, जैसे स्वेटिंग से या बाकी प्रेस्पिरेशन से, बहुत ज़्यादा होता है। तो बेस्ट इंडिकेटर होता है कि आप 24 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली यूरिन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपके यूरिन का कलर क्या है। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लीटर यूरिन बना रहे हैं, सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन डेफिनेटली विल कम कि कैसे पता चलेगा कि 2.5 लीटर का यूरिन होता है। तो हमारा नॉर्मल ब्लैडर की कैपेसिटी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 400-450 सीसी होती है। अगर आपने 24 घंटे में 6 बार यूरिन पास किया, दैट मीन यू हैव एटलीस्ट पास मोर देन 2 लीटर ऑफ यूरिन। सो दैट्स ए गुड इंडिकेटर ऑफ हैविंग ए गुड हाइड्रेशन। तो गुड हाइड्रेशन का दूसरा इंडिकेटर है कि अगर आपका यूरिन जो है कलरलेस है, अगर आपका यूरिन का कलर जो है वो येलो है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इट्स ए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एंड यू नीड टू ड्रिंक मोर। Now, say for example, if you are living in a very hard place like Rajasthan or somewhere even in Delhi, so you definitely require a high amount of fluid कि आप इतना यूरिन का मेंटेन आउटपुट कर सकें। बट इफ यू आर लिविंग समवेयर इन ए वेरी कोल्ड क्लाइमेट, तो आपको शायद इतना ना भी जरूरत पड़े और आपका यूरिन फिर भी किडनी से फिल्टर जो है वो ज्यादा होगा रादर देन योर स्वेट से होगा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, तो 60 kg मेल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर liquids, not only the water, per 24 hours is what is required. And the same requirement must be for the females also. Yes. Average में. जी जी। और इसके साथ भी एक बहुत बड़ा मिथ है इस चीज का कि अगर किडनी में स्टोन होते हैं तो पानी बहुत पीना चाहिए, तब भी यही अमाउंट होता है या ये अमाउंट बढ़ जाता है? एब्सोल्युटली सेम एडवाइस होती है, और उसका मेन कारण स्टोन्स के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी क्रिस्टल से स्टोन बनता है, तो क्रिस्टल्स को एट द लेवल ऑफ क्रिस्टल फ्लश किया जाए और किडनीज ताकि वो आपस में एग्रीगेट करके स्टोन ना बनाए, जिनमें इवन बैक्टीरिया ही बहुत बड़ा कारण होता है स्टोन बनाने के लिए भी। तो शायद कहीं ना कहीं वो ये चीज़ वहाँ पे भी रूल फिट होता है कि आप जितना पानी पिए, जितना मीन्स अगर सपोज कोई 100 kg का मेल है तो उसके लिए 3 लीटर बहुत कम होगा। सो वी टेक इट एन आइडियल वेट, आइडियल हाइट, एंड देन आल्सो सी व्हाट इज द एनवायरनमेंट यू आर लिविंग इन। उस हिसाब से यूरिन आउटपुट का जो इंडिकेटर है वो सबसे अच्छा है रादर देन हैविंग द फ्लूइड इनटेक। तो fluid intake can be variable in hot and humid condition, different in the cold climate. तो यूरिन आउटपुट का इंडिकेटर सबसे अच्छा है, और यूरिन का कलर अगर आपका कलरलेस है वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है आपकी बॉडी में पानी अच्छा जा रहा है। तो डॉक्टर चंचल, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि पानी की ऐसा आप मात्रा डिफाइन नहीं कर सकते, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। तो जब आपको प्यास लगती है तब आपको पानी पीना चाहिए, यही एक लाइन ऐसा आयुर्वेद में बोला गया। बट उसके बाद भी ऐसा बोला गया है कि पानी बैठ कर पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए, एक बार में 1 ग्लास 2 ग्लास पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए, और हमेशा जो है थोड़ा थोड़ा हर एवरी आवर एवरी 2 आवर्स में थोड़ा थोड़ा पानी एटलीस्ट हाफ अ ग्लास आपको पीते रहना चाहिए। तो जब हम ऐसे लेते हैं तो यूरिन आउटपुट भी अच्छा रहता है और जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में पानी जो है वो सिर्फ यूरिन से रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट रस धातु। तो जो हमारा डाइजेशन है वहां से स्टार्ट होती है वाटर रिक्वायरमेंट, एंड टिल इट्स यूरिनेशन एंड फीकल मैटर फॉर्मेशन, वो हर उस जगह तक पहुंचता है। तो उसका जो इंटेक है वो खाने के साथ भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो खाने के बीच में भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। मतलब ऐसा बोला गया है कि आपको खाना ऐसे पीना चाहिए जैसे आप पानी पी रहे हो, लाइक वो पानी खाना जो है वो प्रॉपरली अच्छे से गीला होना चाहिए, और जो उसकी जो एक सॉफ्टनिंग जो होना चाहिए वो उतना सॉफ्टन होना चाहिए।
तो पानी ऐसा नहीं बोला गया कि सुबह उठते ही 2 ग्लास पानी पी लीजिए या फिर एक बार में 3-4 ग्लास पानी पीजिए, सुबह से आपने पानी पिया नहीं है और जब प्यास लगी है तो एकदम बहुत सारा। तो एवरी आवर फ्रीक्वेंटली अगर हम वाटर लेते हैं तो डेट इज गुड। अच्छा, तो ये हम जनरली आजकल लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे उठते हैं 1 लीटर पानी पी लेते हैं और फिर पूरे दिन नहीं पीते हैं, तो ये इस बारे में क्या, इट इज ओपन, कोई भी बता सकता है? हमारी बॉडी कोई फ्लश टैंक नहीं है कि हमने सुबह सुबह पानी पिया और हमारी पूरी बॉडी फ्लश आउट हो जाएगी। पानी मैक्सिमम 1 ग्लास अगर हम सुबह पीते हैं तो वो 1 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो अमृत तुल्य बताया गया है, यानी कि वो अमृत के समान है और वो आपको 100 वर्ष आयु देता है। लेकिन अगर आप उसी ग्लास की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो वो धातु अग्नि को कम कर देता है, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है उसको रिड्यूस करता है और फिर वो हमें डिजीजेस क्रिएट करता है। अच्छा, तो दिस इज ऑल्सो बिग टाइम मिथ कि हमको इकट्ठा बहुत सारा पानी सवेरे सवेरे नहीं पीना चाहिए। हमें इकट्ठा बहुत सारा पानी नहीं पीना है, हमें जब भी पानी पीना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पीना है ताकि हमारी डाइजेस्टिव फायर भी बहुत अच्छे से बैलेंस रहे। डॉक्टर चंचल, आपने इस बार फिर एक मिथ, मतलब आई एम आल्सो वन ऑफ द दोस टेकर्स कि सवेरे सवेरे 1 लीटर पानी पीना ही पीना है। एंड इसमें एक चीज और, अगर पानी में कुछ मिला के हमें पीना चाहिए जिससे कि उसकी डाययूरेसिस, मतलब ताकि पेशाब ज्यादा बने। Is there any such study or such thing which we should be doing? Should we be mixing? अगर नॉर्मल लाइफ साइकिल है तो हमें ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारे सपोज किसी को बहुत ज्यादा बर्निंग मिक्सचरेशन का इशू होता है तो वो सौंफ का पानी पी सकता है। लाइक 1 ग्लास पानी में रात को सौंफ भिगो के रख दिया, मॉर्निंग में उसे लिया। किसी को थायराइड इशू है तो उसमें धनिया भिगो के रख सकता है ताकि वो ना बोलते हैं। That is only related to only conditions, वो भी अगर कुछ इश्यूज हैं तो, अदरवाइज नॉर्मल पानी इज बेस्ट वन। अच्छा, और ये आजकल मेथी पानी का भी बहुत फैशन चला है मैम। मेथी इज ऑल्सो, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि दोषास जो है वो किसी भी इंसान के वो अलग अलग वेरी करते हैं। अगर कोई पित्त प्रकृति वाला इंसान अगर मेथी लेगा तो वो उसको नुकसान करेगी, अगर कोई कफ प्रकृति वाला मेथी लेगा तो डेफिनेटली वो उसको बेनिफिट करेगा। तो आंख बंद करके कभी किसी भी चीज को यूट्यूब से देख के या इंस्टाग्राम से देख के या कोई मैसेज है उसको देख के फॉलो नहीं करना चाहिए। अपनी प्रगति के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। तभी बहुत पेशेंट्स आके बोलते हैं मैं मेथी का पानी पी रही थी और मुझे कंटिन्यूअसली बर्निंग मिक्सचरेशन हो रहा है या मुझे बहुत एसिडिटी इश्यूज हो रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर चंचल, थैंक यू फॉर दैट। हम लोग को कोई भी डाउट होगा तो हम लोग डॉक्टर चंचल को पहले फोन करेंगे। यस, एनी टाइम। अच्छा डॉक्टर याशिका, कमिंग बैक टू यू, इज इट पॉसिबल टू हैव यूटीआई विदाउट बर्निंग इन यूरिन? मतलब बिना पेशाब में जलन के इन्फेक्शन हो सकता है क्या? ये कॉमनली वैसे प्रेगनेंसी में काफी कॉमन है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग रूटीनली यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन आता है। इवन रूटीन टेस्ट में बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, पसल्स दिखाई देते हैं और कल्चर भी पॉजिटिव आता है और पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और उस कंडीशन में यूजुअली प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस या बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो एंटीबायोटिक लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में यूजुअली कराते रहते हैं और एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया बहुत कॉमन है। बाकी लोगों को होता होगा पर बाकी टाइम में वो उतना डेंजरस नहीं होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में हमें उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो बाकी टाइम पे अगर सिर्फ डिसयूरिया हो रहा है तो भी, डिसयूरिया मतलब पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, मतलब बार-बार तभी कराना चाहिए, तब हमको यूरिन चेक कराना चाहिए। डॉक्टर या तो कोई किसी को पुरानी हिस्ट्री है, किडनी डिसऑर्डर है, उसे पता है उसको स्टोन्स हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर शफीक ज्यादा पता, उन लोगों को यूरिन टेस्ट अपना रूटीनली बीच में कराते रहना चाहिए, पर बाकी सब लोगों को हमेशा नहीं कराना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर शफीक, अगर यूरिन एकदम नॉर्मल आया है रूटीन एग्जामिनेशन, तो हमको उसमें कल्चर कराने की जरूरत होती है कि नहीं होती है? जब भी कभी पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो डेफिनेटली किसी सिम्टम्स के कारण आया होगा, और अगर उसके यूरिन रूटीन में अगर आपको बैक्टीरिया और पस सेल्स अगर नहीं मिलते हैं, ऑब्वियसली आप फर्स्ट विजिट में ही उनको ये इन्वेस्टिगेशंस के बाद में शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी देते हैं। और मुझे ये लगता है कि मेरा रूटीन प्रैक्टिस तो यही रहता है कि अगर सपोज कोई मरीज है जिसको सिम्टम्स हैं विच इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, so I would definitely advise to get the urine analysis as well as urine culture simultaneously, and then start the chemotherapy like antibiotics for a very short course. Initially it can be 3 days or it can be 7 days depending on the symptoms as well. और अगर हमें यूरिन एनालिसिस
नॉर्मल आता है और उसमें कोई पस सेल्स या बैक्टीरिया नहीं आते हैं, फॉर दैट मैटर इवन अगर कल्चर में भी कोई नो ग्रोथ आता है तो पेशेंट सिम्टोमेटिकली आपका इम्प्रूव हो रहा है आफ्टर द कीमोथेरेपी. सो आई वुड स्टिक विद माई डायग्नोसिस कि वाकई में पेशेंट को यूटीआई था, विच इज़ ये डेफिनेटली ए नॉन कल्चरेबल ऑर्गेनिज्म, या जिनको हम इनएरोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनसे भी इन्फेक्शन हो सकता है. मोस्ट ऑफ द, बिकॉज दे आर वेरी रेयर. अगर आप 100 मरीज को कल्चर करवाते हैं तो मे बी 1% or less than 1% individual can have anaerobic UTI, which probably is non-culturable. आप aerobic culture हमेशा करवाते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका UTI का डायग्नोसिस हमेशा रहना चाहिए. अगर आपका पेशेंट सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव नहीं हुआ, then you have to change your diagnosis and think in a different line. Yeah. Okay, there is a question from our viewers. Does food habit relates to any urinary infection? मतलब क्या किसी खाने से यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है? बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं. मैं आपको इसका डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि गरम खाना खाया था तो हमको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में जलन शुरू हो गई. ये बहुत कॉमन वो है. डॉक्टर चंचल, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आयुर्वेदा से ज्यादा मुझे लगता है कि दिस इज मोर ऑफ ए we don't believe in such things, but we believe in such things. बेसिकली एज पर आयुर्वेदा, जब भी आप बहुत हॉट, बहुत स्पाइसी या बहुत साल्टी फूड खाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, खट्टा या बहुत ज्यादा अचार वगैरह का अगर हम खाना या सेवन करते हैं तो उसकी वजह से पित्त एग्रीवेट होता है और वो नीचे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको मूत्राशय बोलते हैं आयुर्वेद में, वहां का पीएच जो है उसको डिस्टर्ब करता है और पेशेंट को बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली फीलिंग आती है. तो इस वजह से ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए. कई बार वो ऐसा होता है कि वो कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं है उस एरिया में, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पित्त दोषा इन दैट एरिया, वहां का जो टेम्परेचर रेज होता है उसकी वजह से जो इरिटेशन होती है वो रिकरेंट यूटीआई जैसा फीलिंग देती है. तो आप अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे ओवरकम करना है? पानी पी के, मतलब पानी पीना फर्स्ट ऑप्शन है. अदर देन दैट, जैसे बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा हल्दी वाला पानी पी लिया था या हल्दी वाला दूध पी लिया था तो उनको बर्निंग मिक्सचुरेशन हो गई. तो ऐसे केसेस को आप इससे कोरिलेट कर सकते हो कि क्योंकि वो उष्ण है वीर्य में, तो ऐसी वजह से उसको जो नीचे वेजाइनल पीएच जो था या उसका जो ब्लैडर के आसपास का जो ब्लड सर्कुलेशन था वहां पे एग्रीवेट होता है, तो ऐसे इश्यूज आते हैं. तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमें शीतवीर्य यानी ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए. ठंडी से मतलब फ्रिज में रखी ठंडी चीजों से नहीं है. ठंडी से मतलब जिनकी तासीर ठंडी होती है, लाइक आंवले का मुरब्बा है, आप उसका सेवन कर सकते हैं. आप गुलकंद खा सकते हैं. आजकल जो गूंद कतीरा आता है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है. अभी बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें आफ्टर इंटरकोर्स जो है वो बहुत सिवियर बर्निंग सेंसेशन होती है. इवन इन दोज केसेस ऑल्सो में देखा है कि जब भी हम ये शीतवीर्य मेडिसिन देते हैं या सिर्फ घर में खाने में भी ऐसे चीजों का चेंजेस करने के लिए बोलते हैं तो भी उनको रिकवरी हो जाती है. थैंक यू डॉक्टर चंचल. अगेन दैट वाज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. डॉक्टर याशिका, हमने यंग गर्ल्स की बात की, प्रेग्नेंट विमेन की बात की, सेक्सुअली एक्टिव गर्ल्स की बात की, उसके अलावा मीनोपॉजल मतलब 40 या 45 साल से ऊपर की लेडीज, ये जिनको पीरियड्स बंद हो गए हैं, जिनको हम मीनोपॉजल बोलते हैं, उनमें भी यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है. वैसे तो आपने बताया कि हमारा इंडिया में एज पर द डाटा, इंडिया में शायद पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है और मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट भी है. या बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. हेलो, हम लोग इसको हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. हाँ, मैं कह रही थी कि आपने सही बोला. ये जो ओल्ड फीमेल्स होती हैं जिनका मीनोपॉज होने वाला है या हो चुका है, स्पेशली जिनका हो चुका है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली डॉक्टर शफीक और मेरे पास शायद सबसे ज्यादा यही एज ग्रुप की फीमेल्स आती हैं जिनमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है. ये बार बार एंटीबायोटिक लेती हैं, बार बार 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाते क्योंकि इनमें सबसे बड़ा कॉमन जो होता है वो यूरिन इन्फेक्शन होता ही नहीं. इनमें होता है सेनाइल वेजिनाइटिस, होता है कुछ ग्रुप में यूरिन इन्फेक्शन होता है एसोसिएटेड, स्पेशली वो फीमेल्स होती हैं जिनमें डायबिटीज भी अनट्रीटेड होता है. तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है और ठीक नहीं होता है.
लेकिन जो बाकी फीमेल्स होती हैं उनको हम लोग उसमें क्या कहते हैं, सेनाइल वेजिनाइटिस या एट्रोफिक वेजिनाइटिस कहते हैं। जो हमारी वेजाइना की वॉल है वो थिन हो जाती है, उसके जो नेचुरल तरीका जो यंग एज में होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब क्या होता है, क्योंकि हमारी यूरेथ्रा जो फीमेल्स का पेशाब करने वाली जगह और वेजाइना वो बहुत पास में है, तो तुरंत से वो वाला एरिया भी अफेक्टेड हो जाता है और वहां पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। और उनको बेसिकली जब वो यूरिन करती हैं तो यूरिन बाहर की तरफ जो कट्स होते हैं उसमें उनको बर्निंग होती है और उन्हें लगता है उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जबकि उनको इन्फेक्शन यूरिन का नहीं होता, उनकी वॉल जो होती है थिन हो जाने की वजह से होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारी लेडीज आई हैं जिनको मैंने ठीक कर दिया है, एंड टचवुड आई थिंक बहुत सारी शायद डॉक्टर शफीक के पास वापस ना गई हो मेरे से ठीक होने के बाद, तो हम उन्हें ठीक कर देते हैं और उन्हें हम ट्यूब्स लोशंस लगाने को देते हैं जिनसे उनकी वॉल वापस स्मूथ। एक छोटी सी बात मैं हर पेशेंट को अपनी कहती हूँ कि जैसे हम अपनी फेस का ध्यान रखते हैं, जैसे हम अपने मुंह का ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, हमें अपनी नीचे के अंगों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्हें भी केयर की जरूरत है। अगर हम उन्हें स्मूथ रखेंगे, मॉइस्चर्ड रखेंगे और उनको ड्राई नहीं होने देंगे तो हमें वहां पे ये दिक्कत नहीं आएगी। तो जस्ट वन थिंग मोर मैं ये ऐड करना चाहूंगी, फीमेल्स जो होती हैं जो आप अपना फ्लश यूज करती हैं, जो हम लोग जेट्स यूज करते हैं स्पेशली ओल्ड एज में, उस जेट को ना यूज करें। बहुत सॉफ्ट जेट होना चाहिए और या तो आप मग से यूज करें, क्योंकि अगर आप हार्ड जेट यूज करेंगी वो कट जो आपको दिखेंगे नहीं उसमें आपको बर्निंग होगी। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर याशिका। मतलब ये मुझे लगता है कि ज्यादातर जो एजेड फीमेल्स होती हैं 50 प्लस या मे बी 60 प्लस, उनको अक्सर आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड दे कीप सफरिंग फ्रॉम दैट। उसमें यूरिन में शायद कुछ आता भी नहीं है, कुछ पस सेल्स कुछ भी नहीं आते हैं, बट दे कंटिन्यू टू कंप्लेन ऑफ कि बर्निंग है, डिसयूरिया है, रोक नहीं पाती है, छींकते हैं तो यूरिन निकल जाता है। अब छींक के यूरिन निकलने वाली भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नॉट ओनली ओल्ड एज बट वेरी यंग फीमेल्स ऑल्सो, कि बहुत तेजी से हंसे, बहुत तेजी से खांसी की, बहुत तेजी से मतलब किसी भी चीज से जिसमें पेट में प्रेशर बढ़ता है यूरिन पास आउट हो जाता है। इसके बारे में शॉर्ट में कुछ बताएंगे? बस इतना बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग आजकल कसरत कम करते हैं, हमारी बॉडी की बाकी मसल्स वीक हैं, वेजाइना और नीचे जेनिटल एरिया में भी बहुत सारी मसल्स हैं जिनको हमें एक्सरसाइज करके स्ट्रांग बनाना होता है। हम लोग उसको कीगल्स कहते हैं। इवन अनमैरिड लोगों में जिनके बच्चे यूजुअली जिनके बेबीज हो जाते हैं उनको तो होती है ये प्रॉब्लम, जिनके नहीं है उनको भी होती है क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो गई। तो आप मसल स्ट्रेंथनिंग करिए, और जो मीनोपॉजल है वो जब ये लोशंस लगाती हैं उससे भी उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, मसल वॉल थिक होती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 100% नहीं तो 80%। आप कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर चंचल इस बारे में, जो ओल्ड एज लेडीज है? I would like to add one more thing कि जैसा मैम ने बताया कि जो कपल्स हैं या जो भी लड़कियां हैं वो जब एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो मसल वीक होती हैं। अदर देन दैट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आपको बहुत टाइट इनर वियर्स पहनने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पर भी अगर लूज रहते हैं तो मसल सैगिंग होती है और उस वजह से भी वहां का जो मसल्स हैं वो लूजन होंगी तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है एल्डरली एज में। जब भी आपको मसल टाइटनिंग चाहिए या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे चाहे हमें अपर इनर वियर्स हैं या लोअर इनर वियर्स हैं वो पहनना और टाइट इनर वियर्स पहनना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे ऐसा लग रहा है हो रहा है कि टाइट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। ड्यूरिंग एक्सरसाइज टाइट पहनना चाहिए। आफ्टर दैट होल डे वी शुड वियर कॉटन एंड लूज क्लोथ्स ओनली। When you are, I think what she means is when you are exercising, you should be in proper wear. आप अपने अंडरगारमेंट्स पहन के एक्सरसाइज कीजिए बिना अंडरगारमेंट, क्योंकि यूजुअली ओल्ड लेडीज कुछ भी अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती हैं। राइट, दे हैव अ हैबिट कि वो अंडरगारमेंट्स पहनेंगे ही नहीं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग और उसकी वजह से भी काफी इश्यूज होते हैं। ओके, दैट इज अगेन वन बिग टाइम मिथ बस्टर कि जब भी हम कुछ एक्सरसाइज या ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं देन वी शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। राइट। और अगर मैं एक कोई पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आपको बोलूं कि आप मुझे बता पाएंगे अभी हमारे? जैसे मैं बताऊंगी, अगर हम सांस रोक के अंदर की तरफ खींचे और पेशाब वाले एरिया को ऊपर की तरफ उठाएं और होल्ड करके गिनती करें 1 2 3 4 5 6 करके 10, ऐसे हम 3 सेट सुबह दोपहर में शाम को 3 बार करें। और ये हम बैठे बैठे, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, कभी भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठे, लेकिन हम ये करते नहीं, हम भूल जाते हैं।
Yes, you're right. And I would like to add to yogasans. One is Bhujangasana and another is Dhanurasana. If we are doing it, then also we can enhance our genitourinary tract infection, urinary tract infection system also. तो भुजंगासन और धनुरासन बहुत अच्छा है. सूर्य नमस्कार की हैबिट सबको करनी चाहिए बिकॉज वो ऑल ओवर बॉडी सिस्टम को एनहेंस करता है. अच्छा, ओके. डॉक्टर शफीक, आपके लिए अभी हमने लेडीज के बारे में बहुत बात कर ली, अभी मेल्स के लिए आखिर मेल्स का नंबर आ गया. हाउ कॉमन इज यूटीआई इन मेल्स? मेल्स में कंपेयर टू फीमेल डेफिनेटली बहुत कम होता है. और अगर मेल्स में या फिर बच्चों में कभी भी यूरिन इन्फेक्शन होता है बिनाई से बच्चों में, तो उसमें मेल और फीमेल नहीं है. बट ऑब्वियसली अगर मेल्स में यूरिन इन्फेक्शन है तो हमें उसका काज ढूंढना होगा. It's not simple as it is in the females, because most of the time in males, having a urine infection means it's a complicated UTI. Complicated UTI का वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब कभी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जेनिटो-यूरिनरी सिस्टम में. मेल्स, एडल्ट मेल में अगर देखें तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा एक फाइमोसिस हो सकता है, यानी कि फोर स्किन का टाइट होना, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है. डॉक्टर शफीक, फाइमोसिस मतलब जो यहाँ से पेशाब निकलता है मेल्स में, उस जगह को अगर पतला हो जाता है तो उसको फाइमोसिस कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. फोर स्किन का जो आपका फोर स्किन कवरिंग होती है, कवरिंग, अगर वो कवरिंग आपका प्रॉपरली पीछे नहीं जा रहा है तो वो पिन होल के जैसा अगर हो गया, इफ यू कैन नॉट रिट्रैक्ट द फोर स्किन बैक, दैट इज कॉल्ड फाइमोसिस. और उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसी में आपका बैक्टीरिया जो हमेशा ये मल्टीप्लाई कर जाता है, एंड दैट बैक्टीरिया कैन असेंड बैक टू द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर. तो यहीं से एक स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी आई तो आपका यूरिन इन्फेक्शन हुआ. अगर यूरेथ्रा में जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर यूरेथ्रा जिसको हम डॉक्टर शफीक, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट. तो ये जो फाइमोसिस बोल रहे हैं या प्रिप्यूस या इसको रिट्रैक्ट नहीं होता है, तो ये तो सिर्फ बच्चों में होता है, बड़ों में भी ऐसा होता है? डेफिनेटली बड़ों में अगर एक प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग BXO बोलते हैं, बेलिनाइटिस ज़ीरोटिका ओब्लिटरेंस. एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है. उसमें क्या होता है कि फोरस्किन जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है टू वाइट, और ये टिश्यू जो है वो नॉर्मल टिश्यू से अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यून अटैक. एंड उसमें जो आपका प्लाइबिलिटी यानी कि जो सॉफ्टनेस होती है वो चली जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी चली जाती है, और उसके कारण वो श्रिंक हो जाता है. तो धीरे धीरे जो फोरस्किन है वो बिल्कुल ही टाइट हो जाता है, लेकिन पिन होल हो जाता है. मेनी टाइम्स एल्डरली एज में लोग आते हैं जो कि अपना पर्सनल उतना केयर नहीं कर पाते हैं, तो मरीज कभी कभी यूरिन रिटेंशन के साथ में भी आता है क्योंकि बिल्कुल ही वहाँ से यूरिन नहीं निकलता है. तो ऐसी स्थिति में जहाँ आपका यूरिन का फ्लो नहीं है और फोरस्किन के अंदर में बैक्टीरिया बहुत सारे आपके मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही असेंड करते हैं, वही हमारे को इन्वेड करते हैं एज ए एनिमी, और आपका यूरिन का इन्फेक्शन जो है वो डेफिनेटली होता है. तो ये तो एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत छोटी सी एग्जांपल है जो कि कोई भी... शफीक, इसमें एक क्वेश्चन और. तो आपका मतलब ये है कि जो स्किन होती है उसको रिट्रैक्ट करके उसको क्लीन करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला कि एटलीस्ट जब भी हम लोग, मैं तो ये कहूँगा कि बाय दैट मैटर जो सर्कमसाइज्ड मेल्स हैं दे रिमेन लकी, क्योंकि उनको एटलीस्ट ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता है. लेकिन जो अनसर्कमसाइज्ड मेल्स हैं उनके लिए नॉट ओनली के फाइमोसिस हो, इवन जिनका रिट्रैक्ट होता है प्रिप्यूस, उसमें भी मॉइस्चर के कारण फंगस इन्फेक्शन और सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर हो जाता है, जिससे उनका यूटीआई जो डेफिनेटली हो सकता है. तो जब भी यूरिन पास करें, so it is advisable for them to retract the foreskin properly, wash it thoroughly, and then keep it dry. That is most important. So this is for only elderly males or for all age groups? No, for everyone, for everyone, even for the small children जिनका foreskin जो है वो tight होता है, we have a very special way of actually dilating it. Normally इसको forcefully बच्चों में पीछे नहीं करना होता है. There's a different technique to actually open up the foreskin.
अगर बहुत ज़्यादा कभी टाइट होता है, स्पेशली बच्चों में, आई हैव सीन स्मॉल चिल्ड्रन प्रेजेंटिंग विद बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि बैक प्रेशर चेंजेस, किडनी के अंदर स्वेलिंग के केसेस आ जाते हैं, जो कि फाइमोसिस सिंपल बहुत छोटी सी चीज़ है और उसके कारण इतनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो चाहे वो बच्चे हों, यंग एडल्ट हों, टीन एज हों, या फिर बड़े बुजुर्ग एल्डरली हों, तो सभी को यस इट्स सभी को दिन में एक बार धोना चाहिए कम से कम। वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से, एंड इट शुड बी सिंपल वाटर. Absolutely simple water, because genitalia, whether it's a vagina or it's a glans, is very, very sensitive, organ. So it has to be avoided, by getting contact with any detergent, और या कोई भी सेवलान या इसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं लगाना चाहिए. It's very sensitive. Simple water is the best to wash it. एक स्टोन, आजकल स्टोन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. हर तीसरे बंदे को अल्ट्रासाउंड पे स्टोन या कॉन्क्रीशन निकल आता है. इज इट रिलेटेड टू यूटीआई? ये 100% तो फैक्ट नहीं है, बिकॉज जो यूरिन इन्फेक्शन से जो स्टोन बनते हैं उनकी परसेंटेज उतनी ज़्यादा नहीं है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया से जो स्टोन बनते हैं वो फीमेल्स में बनते हैं रादर देन मेल्स में बनते हैं, बिकॉज रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, शायद जिसमें हमने ये लड़कियों औरतों के हिस्से का ज्यादा है जी. रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो उन्हीं फीमेल्स में स्टोन का इंसिडेंस ज्यादा पाया जाता है. इकोलाई जो हमारा यानी कि यूरिया फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म है या क्लेप्सिला है, तो वही ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंटर बनाते हैं और उसी के ऊपर आपका स्टोन के क्रिस्टल्स जो है वो डिपॉजिट होते जाते हैं. तो उसमें से बहुत फेमस सेइंग है कि जो स्टोन होता है, इट्स ए टोम एरेक्ट इन द मेमोरी ऑफ बैक्टीरिया. तो ये बहुत पुरानी कहावत है कि कहीं ना कहीं मतलब रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बैक्टीरिया का रोल होता है. बट इफ वी सी ओवरऑल इन द इंसिडेंस ऑफ हैविंग यूरिनरी स्टोन्स, उसमें बैक्टीरिया रिलेटेड इंसिडेंस जो स्टोन्स बनते हैं वो कितने हैं, दैट्स नॉट वेरी वेरी कॉमन. जो कॉमन है वो हमारे अपने किडनी के डिसऑर्डर्स के कारण बनते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं हमारे. जी डॉक्टर शफीक, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन. अगर यूरिनरी, अक्सर ये देखा गया है कि स्टोन जब पास होता है तो बहुत यूरिनरी, बहुत जलन होती है, बहुत ब्लड भी आता है कई बार, पर इन्फेक्शन नहीं होता है. सो वो सिर्फ सिंपल ये होता है कि स्टोन पास हुआ तो रास्ते को इरोड करता हुआ चला गया, इसकी वजह से होता है. जी बिल्कुल सही बोला आपने. इट्स नॉट नेसेसरी कि जब भी हमारा कोई स्टोन पास हो और उसमें हमें यूटीआई होगी. हाउएवर कभी भी जैसे यूरेटर से स्टोन बाहर आता है तो मोमेंटेरली ये लाइक अगर 24 घंटे या 48 घंटे भी स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करता है तो हमारा बैक्टीरियल लोड डेफिनेटली हाई होता है. लेकिन जो जलन फील होती है वो डेफिनेटली आपने ठीक कहा कि जब भी कभी कोई चीज़ हमारे म्यूकोजा को इंसाइज करती हुई निकलेगी तो डेफिनेटली यूरिन का थोड़ा बहुत जलन वगैरह जो होती है मरीज को पास करने में. इसमें मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? हाँ जी, प्लीज 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 डॉक्टर. मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम लोग, मैंने जो देखा है मेरे से बहुत सारे पेशेंट्स प्रेगनेंसी में, उनको कल मतलब रूटीन में बहुत सारे पसल्स आ रहे हैं, उनको कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है. सो व्हाट आई फाउंड आउट, मेनी ऑफ दोस पेशेंट्स हैड लॉट ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स. उनके किडनीज में प्रॉब्लम आई, कितनों की किडनी डैमेज भी थी, किन्हों को बहुत ज्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस था. तो यूरिन में अगर आपके पसल्स आ रहे हैं तो आपको कल्चर करा के, किडनी का अल्ट्रासाउंड करा के यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए. काफी बार आप बहुत कुछ डायग्नोज करते हो, जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन है तो ही पसल है. पसल आपको किसी और किडनी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है. तो यहाँ पे डॉक्टर याशिका, मैं आपको डेफिनेटली जब भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए. यूरिनरी जब भी जलन हो एक अल्ट्रासाउंड पक्का कराना चाहिए. हम हमेशा कराते हैं. और एक डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन मस्ट है. और अगर आप आयुर्वेदा में जाते हैं, आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, तो एक आयुर्वेदिक कंसल्टेशन, क्योंकि आयुर्वेदा में भी एज फार एज आई नो, डॉक्टर चंचल ने मुझे कभी बताया था कि 3 से 7 दिन में आयुर्वेदा ऑल्सो ट्रीट्स यूरिनरी इन्फेक्शन. एम आई राइट डॉक्टर चंचल? राइट. So this is something which again is which is new for me, because हमारे
एलोपैथी में आई डोंट थिंक यूरिनरी इन्फेक्शन का कोई भी ट्रीटमेंट 7 दिन से कम का होता है. Am I right, डॉक्टर शफीक? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज जो स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट ट्रीटमेंट जो हम देते हैं टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सो इट इज वेरी क्लियरली फॉर 3 days ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंड यस, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी जो है उसी को ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंस दी गई है. The reason for that is to prevent the resistance to antibiotics. Like suppose अगर हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक देते हैं which are may not be necessary to kill that organism, probably your organism has been killed in 3 days or 7 days, and the symptoms may persist. Like patient may continue complaining कि उनको जलन हो रही है, frequency हो रही है, because those are the sign of inflammation which probably will subside in a subsequent week or subsequent days. So organism may not be there actively. So that's why the short course chemotherapy is always indicated to prevent the emergence of resistance to the antibiotics. अब अगर आपका कोई मरीज यानी कि 1-2 हफ्ते के बाद में भी सिम्टम्स जो हैं वो परसिस्ट बता रहा है, you can do a re-culture after stopping antibiotic for 7 days. आप दोबारा से कल्चर कर लीजिए, देखिए कि आपका जो ऑर्गेनिज्म अब परसिस्ट कर रहा है इन द सेम क्वांटिटी, यानी कि वो सही मात्रा में है कि नहीं है, तो आप डिसाइड करिए कि अब आपको लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है. बट फॉर एन आइसोलेटेड दिस UTI एपिसोड, आई वुड से द फर्स्ट एपिसोड यू शुड नॉट गो फॉर ए लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट the emergence of antibiotic resistance. That's very important. Resistance. Okay. That is again a very good myth breaker, I would say, क्योंकि generally urinary infection में 6 to 7 days से कम का तो कोर्स लोग करते नहीं है, but 3 to 5 days में आप कह रहे हैं कि could, मतलब most of the time it's absolutely. Yeah. Suppose if it is an isolated first episode, especially in females. I'm not talking here about the males because they always have a complicated UTI. They have underlying some cause which need to be treated accordingly. But अगर हम लोग females की बात करें, and we know that around 50% of females in their lifetime do have some episode of urinary tract infection. They are very simple and they should be treated in a very short course chemotherapy to prevent the emergence of antibiotics. But the patient may persist with the symptoms continuously. You can continue with the symptomatic treatment. आप दे सकते हैं. अगर आपका मरीज 3 हफ्ते तक भी दोबारा से सिम्टम्स के साथ है, then you should do a reculture to find out whether the bacteria is persisting. If it is persisting, then you probably choose this patient for a long-term antibiotic. Not every patient should be given the long-term antibiotic. Thank you, Dr. Shafiq. अब few mythbusters जो शायद unanswered रह गए. एक याशिका आपने बताया कि पब्लिक नहीं, अभी हमारी बात नहीं है इस बारे में कि पब्लिक बाथरूम्स यूटीआई करते हैं. ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि वी शुड नॉट बी गोइंग टू पब्लिक बाथरूम्स, उससे यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है. इज इट अ मिथ और ए ट्रुथ? ये मिथ है, हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है. पब्लिक बाथरूम यूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको यूरिन आ रहा है या आप बहुत देर से बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होगा. अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं और इंग्लिश टॉयलेट भी अगर आप उस पे बैठ नहीं रहे हैं और उसको क्लीन करके यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा. जहां पर अगर आप पब्लिक किसी जगह को टच नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको यूरिन करने से कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा. ये आपकी गलतफहमी है. इंडियन टॉयलेट्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. इवन कुछ बाहर की कंट्रीज में भी इंडियन टॉयलेट्स यूज किए जा रहे हैं फीमेल्स के लिए, क्योंकि ताकि इन्फेक्शन ना हो. तो इंडियन टॉयलेट्स जहां पे भी हो आप जरूर यूज करें. इंग्लिश टॉयलेट भी अगर आप क्लीन करके साफ इंग्लिश टॉयलेट्स यूज करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा. आप जब आप बोलते हैं साफ करके यूज करना, तो इसका क्या मतलब होता है? यूजुअली आजकल देखिए बहुत सारे मॉल्स वगैरह में तो बहुत क्लीन टॉयलेट्स हैं, सैनिटाइजर्स आ गए हैं, स्प्रेज आ गए हैं, जो है सीट कवर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं. इवन फीमेल्स के लिए आई थिंक कुछ ऐसे पी करने के लिए कुछ वो भी आ गए जिसमें आपको बैठना ना पड़े, तो आप इस तरह की कोई चीज यूज कर सकते हैं, स्क्वाट कर सकते हैं. तो इन सब कंडीशंस में आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा. पब्लिक टॉयलेट यूज करने से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है, ये मिथ है. थैंक यू डॉक्टर याशिका. इट्स अ बिग टाइम मिथ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये रियलाइज किया है कि लोग यूरिन
पास नहीं करना, क्योंकि बाहर जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू यूज द पब्लिक बाथरूम, दे रिड्यूस देयर वाटर इनटेक, और जिसकी वजह से उनको यूटीआई हो जाता है और वो बोलते हैं कि बिल्कुल हमने सही, बिल्कुल सही। पब्लिक पानी That is- कम I पीते want to हैं और add- यूरिन कम पास करते हैं। I want to add in it, as per Ayurveda also, अगर आप वेग धारण करते हैं, यानी कि आप अपना यूरिन होल्ड कर रहे हैं या अपना फीकल मेटल होल्ड कर रहे हैं या आप ठीक तक होल्ड करते हैं, तो जो भी वेग आप धारण करते हैं या जो भी वेग आप होल्ड करते हैं, उसकी वजह से अलग अलग डिसऑर्डर्स आपको होते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी, जैसे मूत्रकृच बोलते हैं आयुर्वेद में, उसके लिए ये क्लियरली बोला गया है कि अगर आप यूरिन होल्ड करते हैं तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आई एग्री विद डॉक्टर याशिका इन दैट कि चाहे वो आयुर्वेदा चाहे वो एलोपैथी है, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से नहीं होगा, लेकिन यूरिन होल्ड करने से डेफिनेटली हमें यूटीआई हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिथ है, अब ये मिथ है कि फैक्ट है, ये आप ही बताएंगी, कि अंडरगारमेंट्स को सेवलॉन, बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत स्टर्लिटी, हम बहुत सफाई मेंटेन करते हैं, हम सेवलॉन से धोते हैं, डिटॉल से धोते हैं, सो हाउ गुड और बैड इट इज? ऐसा कुछ नहीं है। अंडरगारमेंट्स आप एक बहुत हल्के से डिटॉल में डाल के धो सकती हैं, वो आपके जनरल हाइजीन के लिए होगा। बहुत ज्यादा केमिकल, बहुत ज्यादा कोई और चीज यूज नहीं करनी है। नॉर्मल सिंपल वॉश अगर आप सर्फ से भी कर रहे हैं तो भी आपके अंडरगारमेंट्स क्लीन हो जाएंगे। अगर आप और हाइजीनिक होना चाहती हैं तो आप एक बाल्टी पानी में एक ढक्कन डिटॉल यूज करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। यूजुअली जिनके घर पेट्स होते हैं या लोग अपने अंडरगारमेंट्स हैं, सॉक्स हैं या हॉस्पिटल के क्लोथ्स हैं, उसको डिटॉल में धोना प्रेफर करते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं। और छोटे बच्चों के कपड़े स्पेशली। और एक और ये चीज बहुत होती है कि अंडरगारमेंट्स को हाथ से धोना चाहिए, ना कि वॉशिंग मशीन में डालना चाहिए। इसके ऊपर क्या आपका? ऐसा कोई नहीं है, ये भी एक मिथ है। अंडरगारमेंट्स, अगर मैं ऊपर वाले अंडरगारमेंट्स की बात करूं, ब्रेजर्स की बात करूं, तो बहुत लोग वॉशिंग मशीन में इसलिए नहीं धोते हैं, उसके लिए अलग से पाउच आता है ताकि वो उनकी जो वायर्स हैं वो खराब ना हो जाए। लेकिन अदरवाइज वॉशिंग मशीन में धोने, उनको नहीं धोने के पीछे कोई और रीजन नहीं है। और खासकर लोअर अंडरगारमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल उनको धो सकते हैं वॉशिंग मशीन में। Anything as you want to share, डॉक्टर चंचल, डॉक्टर शफीक, आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ और बताना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाइजीन रखनी है तो धूप दिखाना जो है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप धूप में थोड़ी देर अंडरगारमेंट्स रखेंगे धोने के बाद तो वो काफी अच्छे तरीके से एक एंटीबैक्टीरियल जैसा प्रॉपर्टीज हमें देता है, तो दैट विल बी आल्सो गुड। वेरी राइट थिंग, वेरी राइट थिंग। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एल्कासोल का क्या इफेक्ट होता है, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली, और नीरी, इनका क्या इफेक्ट है, और कितनी बार पीनी चाहिए, और कितने दिन तक पी सकते हैं? डॉक्टर याशिका, ये क्वेश्चन नहीं, आई थिंक डॉक्टर चंचल विल आंसर एंड वी बोथ आर यूजिंग इट, बट शफीक आपके लिए। ओके या सो एल्कलाइजर डेफिनेटली हमारा जो पीएच है यूरिन का उसको एल्कलाइन करते हैं। हमें बर्निंग क्यों होती है यूरिन के? ऑब्वियसली जब भी किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है, आई थिंक आर यू एबल टू हियर मी? या yes. Okay, so whenever there is an inflammation and acidic medium कोई भी है तो आपको burning sensation देता है, या कोई भी आप inflammation जी, is it okay? Yeah, so यूरिन का pH को आप alkaline कर देते हैं so that उसका जो acidic component है वो कम हो जाता है, और inflammation के थ्रू से जब यूरिन पास होता है तो आपको जो burning sensation है वो कम होती है। हो रहा है। That is one role of giving the Alkasol or Niri. The second thing is हमें यूरिन का pH को change करना होता है. If it is like acidic, you have to change it to the alkaline. And if Dr. Shafiq, hello. I think time is less. आप उसको shorten कर दीजिए आंसर। Yes, so I was telling that you have to change the pH. Yes, I think the alkaline to acidic and acidic to alkaline, so that to kill the bacteria. That is the role of your these alkalizers. Okay. Right. Thank you very much. Thank you, Dr. Chanchal. Thank you, Dr. Shafiq, and thank you, Dr. Yashika, for joining this panel and enlightening our members of Family First and all others how to prevent urinary infections, और क्या क्या मिथ्स हैं एसोसिएटेड पब्लिक बाथरूम को लेके, वॉशिंग को लेके, और जनरल मिथ्स जो हैं उनको ब्रेक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग यू वांट टू से, डॉक्टर चंचल?
I would like to thank Family First also, and thanks to you also, because it's very important that people should understand the Ayurvedic perspective also of these UTIs, and lots of myths are there which should be busted, because people are just following various things which because YouTube trend is extremely high now. So everyone goes to UTI and find out solutions on YouTube only for every disease. Yes. So we should stop that, and we should talk to the direct person or concerned person regarding the disease. So whichever pathy you believe in, just talk to the person, talk to the correct doctor, and then take the treatment. That would be the best thing. Okay. Thank you, Dr. Chanchal. Yeah, Dr. Yashika. Thank you, Dr. Harshita and Family First for giving us an option to talk on this platform. And I think many more questions are still left answered, and people might have individual problems. So you can contact me through Family First and consult me at my clinic. So please be free to talk to us and join the Family First. If you have a card, you will have some visits free. So please come and join the Family First family. Thank you, Dr. Yashika. And for all the viewers, if you are a part of Family First, your consultations with all our specialists are free for the first time. So if you are looking for preventive health care, please do join Family First and visit our doctors. Dr. Shafiq, aapka any message for our audience? Thank you, Family First, and thank you, Dr. Harshita, for inviting me. It's totally our pleasure. It's totally our pleasure. Looking forward. Thank you. मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक था बहुत ही कॉमन, यानी कि हमारे क्लिनिक्स में सबसे प्रोबेबली कॉमन जो फीमेल्स का प्रॉब्लम देखा जाता है इसमें, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से आई विल जस्ट समराइज इन फ्यू वर्ड्स कि आप जितना अपना फ्लूइड इनटेक अच्छे से रखेंगे और अपने यूरिनरी हैबिट्स को चेंज करेंगे और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हैं. एज ए फीमेल, having a urinary infection episode is not something which is very big. और बाकी जो मिथ्स वगैरह सारे डॉक्टर याशिका ने जो बताए, मुझे लगता है आई फुली एग्री विद हर कि जो बाथरूम का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो शायद बहुत बड़ा मिथ है, उसमें नहीं जाना चाहिए. अपना पर्सनल हाइजीन जो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम इस इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर शफीक. लास्ट 2 क्वेश्चंस जो आए हैं वो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड. एक क्वेश्चन ये आया है, what steps can I take to avoid recurring UTI? So we have already discussed that we should be taking enough of water, maintain good hygiene and not hold urine. पेशाब को हमको कभी भी रोकना नहीं है, जब भी आ रहा है तो उसको हमको हर हाल में पास करना है. और एक क्वेश्चन आया, रिस्क फैक्टर ऑफ रिकरेंट UTI. So recurrence UTI in females, as Dr. Yashika told, that lack of estrogen in elderly female has a huge impact. एंड मुझे लगता है कि एक एस्ट्रोजन क्रीम का इस्तेमाल करना, अपना योगर्ट का बहुत ज़्यादा, प्रोबायोटिक्स हैज़ ए वेरी गुड रोल, योगर्ट्स का इस्तेमाल करना, प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करना और अपना हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना और अच्छे से लिक्विड लेना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकरेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन और आया है वो ये है कि जब एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो how important is it to treat her counterpart? No, इसमें ऐसा है कि शायद जैसे जैसे हमारा विजाइनल फ्लोरा, जैसे डॉक्टर याशिका ने बताया था कि जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में वो चेंज होता है, so slowly their body environment adapts. पोस्ट क्वाइटल प्रोफिलैक्सिस एक फीमेल्स के लिए दिया जाता है कि आप उसको प्रिवेंट किया जाए. शायद प्रोबेबली वी डिडंट टच दिस टॉपिक, बट मेल पार्टनर को ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें. It is purely a vaginal flora which gets changed, and that actually leads to honeymoon society. I would like to add something. Yeah. First thing, after having any sexual intercourse, you should go and pass the urine. That this will prevent you from infections. And there have been few cases in which, like Dr. Shafiq said, that post-coital antibiotics are being given. Some females have regular infections after sexual intercourse. So those are those patients. In those cases, sometimes we have investigated males, and some males semen has come out to be positive for infection. So there are very few cases जिनमें ऐसा हुआ है, but it's not a very common thing. ये ऐसा common नहीं है कि बार-बार इसको करना है. और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, जो भी ईस्ट्रोजन क्रीम्स लेडीज यूज कर रही हैं या करती हैं,
वो बिना गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन के ना यूज करें। इनिशियली में भी उनको 1-2 बार जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा, पर बाद में एवरी 6 मंथ या 1 ईयर में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट विजिट जरूरी है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ट्यूब्स आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकते हैं अगर आपको किसी तरह का भी कैंसर हो रहा है या हो सकता है। तो प्लीज इन्वेस्टिगेशंस के बिना अपनी मर्जी से ईस्ट्रोजन ट्यूब ना यूज करें। थैंक यू डॉक्टर याशिका एंड डॉक्टर शफीक, दैट वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल ओवर द काउंटर और यूट्यूब और जितने सोशल मीडिया है उन सब पे इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है और इतना ज्यादा प्रमोशन है कि वी टेंड टू कीप बाइंग दोज थिंग्स एंड वी लैंड इनटू कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स। So in our effort from Family First, the free consultations which we are giving to the doctors for our members is to promote preventive health care कि अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप नया करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए कि is it okay for us to do this or not. Thank you once again. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you.